अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, वक़्फ़ कानून बन चुका है और कई तंजीमों ने उसे सुप्रीम कोर्ट में ललकारा भी है। फ़िलहाल ये बात सुप्रीम कोर्ट में रुकी हुई है, लेकिन फिर भी इसके ताल्लुक़ से जानकारी हम लेंगे आज रिज़वान भाई कादरी से। रिज़वान भाई कादरी सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी में कई साल अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। रिज़वान भाई, ये कानून बनाने से पहले सरकार ने कई लोगों से राय ली थी जेपीसी की टीम के ज़रिए। तो उस राय के मुताबिक सरकार का कहना है कि अवाम जो है वो राज़ी है और अवाम को है, मुस्लिम कौम को जो है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। देखो, मैं उसको दो तीन तरीके से मैं बात करूँगा। पहले तो गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की हुई है कि गवर्नमेंट ये बिल के बारे में बहुत सीरियस है और ये बिल के लिए मुस्लिम कौम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है। मगर इसको बहुत सुकून से देखा जाए, समझा जाए, तो मेरे को ये लगती है बहुत एक चेस के अंदर सिस्टमेटिक मूव करते हैं ना, ऐसे एक मूव लग रही है। आप सोचे, वक्फ कानून मतलब में लाया गया, कानून तो नहीं कहेंगे, अमेंडमेंट कहेंगे, मतलब उसमें जो चेंज है वो लाने की कोशिश की गई। उनको ऐसा लगा कि मतलब में उनकी साथी पार्टी, उनके पूरा क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, कि साथी पार्टी उनके साथ अपने एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो उनको ऐसा लगा कि और मतलब में विपक्ष काफ़ी विरोध कर रहा था, तो पब्लिक को मतलब में खुश करने के लिए या एक जात का एक बीच का एक यानी कहते हैं एक ठहराव रखने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसको जेपीसी कहते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिस्टमेटिक एक अप्रोच करने की कोशिश की। काफ़ी लोगों का मतलब में सुझाव आए, तकरीबन ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 2 करोड़ से लोगों से मतलब में लोगों के सजेशन आए, सुझाव आए, ईमेल से आए, और वो सब उन्होंने देखे नहीं देखे वो पता नहीं, मगर उनका ऐसा कहना है देखे उन्होंने। और उसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में मेजर सब सिटी में गए और सिटी में जाके तकरीबन 400 से ज़्यादा इदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनके भी सुझाव लिए, और उसके बाद वो लोग ने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की। ये सब सुझाव के बाद जेपीसी बहुत सिस्टमेटिक उसने स्टडी करा, रिसर्च किया, और उसने अपना एक रिपोर्ट बना के दिया। जब उसने रिपोर्ट सबमिट किया, जब जेपीसी के दूसरे मेंबरों ने ये कहा कि ऑलरेडी आए हुए सुझाव के बारे में आपने कुछ इसमें तो कुछ अमेंडमेंट किया ही नहीं है, आप जो उसको सिस्टमेटिक देखें, समझने की कोशिश करें, तो जो बिल बनाया था वो बिल और पार्लियामेंट में रजू करे बिल में बहुत फ़र्क नहीं है। सिर्फ 3 अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट है जो मतलब में ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट कहा जाए, वो पहले अमेंडमेंट में था ही नहीं, अचानक कहीं से आ गया। उसके अंदर मतलब मैं अपने ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कही जाएगी। अपने विपक्ष भी ये सोच में पड़ गया कि ये अमेंडमेंट कैसे आ गया, इसके बारे में कोई का सुझाव नहीं था, कुछ नहीं था। 2 अमेंडमेंट ऐसे थे, TDP और मतलब में JDU ने सुझाव में मतलब में माइनर मॉडिफिकेशन दिया, वो भी पॉलिटिकल सजेशन रहा। जो 400 से ज़्यादा इदारों से मुलाकात की, उसका एक भी सजेशन को जायज़ नहीं लगा, एक भी सिस्टमेटिक नहीं लगा। और उसके बाद वो लोग ने ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि बहुत सीरियस है। सीरियस रहने के साथ पार्लियामेंट में उन्होंने मतलब में डिबेट रखी, मैसेज ऐसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी सब चीज़ों में मतलब में जब भी बिल आता है, अमेंडमेंट आते हैं, तो मतलब में उसके ऊपर मतलब में उसके बिल पास होने से पहले घंटा 2 घंटा डिस्कस करते हैं, उसको अप्रूवल कर लेते हैं। यहाँ 5 घंटा 10 घंटा मैसेज देने की कॉर्पोरेट अपने लोकसभा में मैसेज देने की कोशिश की, राज्यसभा में बहुत बड़ी मैसेज की, रात के 2 बजे तक मीटिंग चली, रात के 2 बजे तक मीटिंग चली, ये मैसेज देने की कोशिश की। अब आप 2 घंटा में बैठते हो कि 2000 घंटे बैठते हो, जब तक आप खुले दिल से सामने वाले ने जो दिया वो सजेशन मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, तो उसका क्या मतलब रहा। आपने मेरे को कोई सजेशन दिया तो मेरे को 2 मिनट में भी समझ आ सकती है कि भाई आपका सजेशन सुझाव सही लगता है, तो मैं 2 मिनट में भी मान जाऊंगा, बिल्कुल। मगर आप 2 घंटे 2 दिन 2 साल तक आप मेरे को कन्विंस करते रहोगे और मैं कन्विंस नहीं होऊंगा, तो मैं जड़ कहलाऊंगा, रिजिड कहलाऊंगा, मेरे पास समझ नहीं है। मतलब मैं ऐसा करने का ऐसे डेफिनेटली बहुत क्लियर कट सुझाव है जो देखने के बाद मतलब में आता है, और वो सुझाव को देखी जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वो सुझाव को मतलब मैं उसके पे एक बात की कि भाई ये सुझाव को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। ये सुझाव को मतलब मैं ऑलरेडी ऐसे सुझाव भी थे जो सुझाव में सेक्शन 14, सेक्शन 25, सेक्शन 26 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है,
वो सुझाव के बारे में भी मतलब मैं होगा, तो मतलब मैं उसको भी अपने देखा, नज़रअंदाज किया गया। ये चीज़ को इतना ही मैं कहूँगा, ये एक बहुत सिस्टमेटिक जेपीसी फॉर्म की, जेपीसी फॉर्म करने के बाद हमने लोगों से मतलब मैं ईमेल से मतलब मैं सुझाव मंगाए, उसके बाद मतलब मैं नंबर ऑफ अपने एजेंट अपने इदारों से मुलाकात बात की, अलग अलग विपक्ष पार्टियों से बात की, किसी के एक भी सुझाव को उनने माना नहीं। अच्छा। पार्लियामेंट में डिबेट की, पार्लियामेंट में डिबेट देखो तो कितने सुझाव बहुत अच्छे थे, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की बात की, कितने सुझाव की मतलब एक बात थी, कॉमन सेंस की बात है कि भाई आप मतलब मैं यहाँ लॉ ला रहे हो तो मतलब मैं मुसलमानों के साथ अलग काम कर रहे हो, कि वही लॉ एंडोर्मेंट लॉ में लॉ के अंदर रहेगा, हिंदू एंडोर्मेंट लॉ है या हिंदू मतलब मैं जो मतलब मैं चैरिटेबल एक्ट है उसके अंदर ये सुझाव डिफरेंट तरीके से है। तो क्या आप मतलब मैं मुसलमान को अलग तरीके से ट्रीट करोगे, हिंदू एंडोर्मेंट को अलग से ट्रीट करोगे? वो तो हो नहीं सकता। इसे अपने इंडिया के अंदर मतलब डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ऐसे सुझाव को भी नज़रअंदाज किया गया, जो आज सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है कि ऐसे सुझाव को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? क्या आप मतलब मैं मुसलमान वक्फ बोर्ड में मतलब मैं दो नॉन मुस्लिम आदमी को बिठा रहे हो, तो सेम चीज़ आप गुरुद्वारा अपने SGPC अपने SGPC जो गुरु शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी कहा जाता है उसके अंदर बिठाओगे? क्या आप मतलब मैं अपने तमिलनाडु मतलब मैं एंडोमेंट एक्ट हैगा, कर्नाटक एंडोमेंट एक्ट है, उड़ीसा का एंडोमेंट एक्ट है, साईं बाबा का ट्रस्ट है उसके मतलब में वो है, काशी का ट्रस्ट है, अयोध्या की ट्रस्ट है, क्या उसमें उसमें मुसलमान को बुलाओगे? नहीं बुलाओगे। तो मतलब मैं वही अपने सुप्रीम कोर्ट ने भी कहने की कोशिश की हुई है कि आप दोनों को अलग नज़र से कैसे देख सकते हो। इंडिया के अंदर बंधारण के अंदर बहुत क्लियर कट दिया है, किसी को भी देखो तो सबको सर की नज़र से देखो। तो आप मुसलमानों के लिए अलग कायदे बनाओगे, हिंदुओं के अलग लिए कायदे बनाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? और बिल्कुल कोई अपने मतलब में समझना नहीं, कुछ में नहीं। और पार्लियामेंट के अंदर में देखा जाए तो मैं भी एक सोच में पढ़ने वाला बात में पढ़ने का वीप की बात करते हैं। आप कहते हो कि मतलब मैं पार्लियामेंट में डिस्कशन है लोग होगा, और वीप का मतलब क्या है? वीप का मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी सब एक ही तरफ वोट करेगी। तो उसका मतलब क्या हो गया? कोई मतलब मैं सच सुनेगा, आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब मैं मेंबर हूँ, पार्लियामेंट का मैं MP हूँ, और मेरे को सच्चाई लगेगी तो सच्चाई की तरफ मैं नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी की वीप से बंधा हुआ हूँ। तो क्या ये सरमुख्तशाही कही जाएगी? उसको डेमोक्रेसी कही जाएगी, लोकशाही कही जाएगी? यानी कहने वाली बात है। ऐसे चीज़ों पर MP अपनी पर्सनल राय उसमें नहीं रख सकता। हाँ, यानी वो उसका वोट, जब मेरा ओपिनियन देने का तो मैं ओपिनियन देखता हूँ, देने की बात आती है, मगर जब मैं वोट कर रहा हूँ, मैं पार्टी के बिहाफ पे वोट कर रहा हूँ, तो पार्टी की व्हिप को मेरे फॉलो करना जरूरी हो जाता है। तो क्या हुआ? तो मैं सच को फॉलो करने जाए, मेरा पार्टी को बोलेगी वो मैं काम करूँगा, तो उसमें सच्चाई कहाँ से आएगी? उसमें डेमोक्रेसी कहाँ से आएगी? यानी ये सिस्टमेटिक ऐसा कहा जाएगा, मतलब मैं एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है, सर की लड़ाई, सर नंबर का गेम किया जाता है। अब आप जिसके पास नंबर की गेम है वो जीतता है। अब वो सच बोलता है कि सच, वो सच है कि झूठ, वो वाली बात नहीं होती है। यानी बहुत सोचने वाली बात है। और इसी तरह से मुसलमान अपने आप को चीटेड फील कर रहा है। यानी नंबर के तहत जो है वो कानून बनाया गया है, नंबर की गेम की गई, और सच्चे खुले दिल से उसको सोचा ही नहीं गया, खुले दिल से उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ है। सिर्फ एक दो सुझाव एक्सेप्ट किए, वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनकी मजबूरी थी। वो जो वो मतलब मैं मानते नहीं, वो पॉलिटिकल पार्टी की भी मजबूरी थी, उनका भी बताना था कि भाई उनके साथ उनके भी वोटर्स को खुश करने के लिए बताना था कि भाई हम हमारे आपके लिए कुछ सजेशन लेके आए हुए हैं। और वो सजेशन भी सुझाव कोई इतने सीरियस नहीं है कि इतने अच्छे नहीं है कि जिससे मतलब मैं कुछ अपने चेंज आए, या कुछ में मतलब मैं उसमें वो एक्ट से कुछ वक़्फ़ एक्ट को फ़ायदा मिले, या वक़्फ़ को कुछ मजबूती मिले, एम्पावरमेंट हो, ऐसा कोई वाली बात नहीं है। सर रिजवान भाई एक बात बताइए कि जिस तरीके से इस तरीके से हवा चलाई जा रही है सरकार की जानिब से कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, मुस्लिम औरतों को फ़ायदा होगा, मुसलमानों की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तालीमात, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा इस कानून के आने से, तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? देखो, ये कानून के अंदर 40 अमेंडमेंट थे। 40 अमेंडमेंट में एक भी अमेंडमेंट में ऐसा कोई भी जगह पे नहीं है कि भाई एजुकेशन इदारों के लिए ये काम किया जाएगा या बेवाओं के लिए काम किया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अमेंडमेंट में लॉ का नाम बदला हुआ है, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को मतलब मैं कुछ ना कुछ पावर अपने कम किए हुए, ज़्यादा किए हुए, किसी जगह पे कोई डिस्प्यूट को मतलब मैं सॉल्यूशन कैसे लाना, कलेक्टर के थ्रू वाली बात की हुई है। ये लॉ के अंदर कभी भी ये वक्फ को मजबूत बना के, उसकी आमदनी बना के कौम को कैसे फायदा, उस पर एक भी बात नहीं है। सिर्फ ये एक जुमला है। सच में ये एक बात होती तो लॉ के अंदर बहुत क्लियर कट मैनेज किया होता कि भाई हम ये वक्फ एक रियल एस्टेट मैनेजमेंट के, जिससे मतलब मैं कह सकते हैं कि अपने एस्टेट मैनेजमेंट की वाली बात है। वक्फ का मतलब ये हैगा कि किसी ने एक प्रॉपर्टी डोनेट की हुई है, और वो डोनेट की हुई प्रॉपर्टी में आमदनी क्रिएट करने की, और आमदनी क्रिएट करके उससे मतलब कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल करने का है। तो वो आमदनी बेहतर होगी
पैसा जो आएगा तो कौम की फलाह के इस्तेमाल होगा। तो आमदनी बेहतर करने का तो लॉ के अंदर एक भी अमेंडमेंट नहीं है, उस पर एक भी गौर भी की एक भी बात नहीं है, सिर्फ ये एक बात की हुई जुमला किया हुआ है। इसी वजह से मैं मेरे काफ़ी लोगों को हंसते हंसते ये कहता हूँ कि सच में इसमें ये चेंज आया हुआ है तो आपके पास तो एक फिक्स है ना। आज 2025 में हमने बैठे हुए, 2025 के मतलब मैं अप्रैल में बैठे हुए, 2025 के अप्रैल के अंदर आज ये वक्फ की पोजीशन ये है। अगले 2026 के वक्फ अपने में पोजीशन क्या होगी, 27 में क्या होगी। 2 साल के अंदर सच में चैलेंज आने वाला होता है। तो मैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस अफेयर्स को मतलब मैं उनको कहना चाहूँगा, किरण रिजिजू साहब को, कि वो छाती ठोक के पार्लियामेंट में उनके कहना चाहिए कि ये चेंज आने के बाद से ये लॉ लाने की वजह से इतना चेंज आएगा, और ये चेंज नहीं आएगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा 2 साल के बाद, या फिर मैं अपने आप मतलब मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि भाई मैंने जो किया हुआ है उससे मैंने बिल्कुल झूठ बोला, पब्लिक को गुमराह किया हुआ, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ऐसी वाली बात उनके करना चाहिए, सच में वो इतने कॉन्फिडेंट है। तो ऐसा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ ये मतलब मैं आगे भी ख्याल है, मतलब मैं एक इलेक्शन के पहले मतलब मैं जुमला था कि भाई आप मतलब मैं 15 लाख का मतलब मैं करप्शन बंद हो जाएगा और आप मतलब मैं स्विस बैंक से अकाउंट ले आओगे और हर इंडियन के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। क्या ये हुआ? नहीं, ये तो सब पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है। इसमें मतलब मैं कोई ऐसा सिस्टमेटिक कुछ अप्रोच ही नज़र नहीं आ रहा कि जिससे मतलब मैं ये चीज़ों के बारे में कोई काम होगा। ऐसी वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें एक बात और बताइए, जिस तरीके से आपने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में आने वाली जो भी मसाजिद है, मकबरे हैं, उन सब के बारे में बात की कि उसे जो है वो वक़्फ़ से अलग कर दिया जाएगा, तो ये बात क्या पहले से बिल में मौजूद थी? नहीं, इवन ये वाली भी बात है, कपिल सिब्बल साहब ने भी मतलब मैं ऑलरेडी उनके एक इंटरव्यू में किया हुआ है कि भाई पहले जो बिल के अंदर मतलब मैं जो 40 अमेंडमेंट सजेस्ट करे थे उसमें आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और वक्फ के बारे में कोई रिलेशन मेंटेन नहीं किया हुआ था। अभी एक लास्ट मिनट पे अमेंडमेंट में ये बिल लाने में पहले एक अमेंडमेंट लाया, अमेंडमेंट में ये मैसेज देने की कोशिश की हुई है, ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जैसे अहमदाबाद की जामा मस्जिद, सीदी सैयद की जाली, रानी सिपरी की मस्जिद, मुहाफिज खान का अपने मकबरा, अपने बादशाह का हुजरा, ये सब आज के बाद वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगे। ये सिर्फ ये सब की वक्फ की अपने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की मालिकी की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये सोचने वाली बात है कि मतलब मैं ये सब जो धरोहर रहेगी, जो मतलब वक्फ थी, जिसने भी बनाया वो वक्फ की नीयत से बनाया और मतलब मैं कौम की फलाहियत की नीयत से बनाया हुआ है, इसी वजह से वो वाली बात है। डेफिनेटली जो मतलब मैं ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी कही जाती है क्योंकि मतलब मैं उसकी आर्कियोलॉजी के हिसाब से उसकी वैल्यू अच्छी गिनी, एक मतलब मैं हेरिटेज कहा जाती है, हमारी धरोहर कही जाती है। हेरिटेज हमारी धरोहर है तो उसका मतलब वो वक्फ नहीं रहेगी, ऐसा तो मेरे को मानना है कि वो लॉजिकली नहीं है कि। और क्या सेम चीज़ दूसरे मज़हब के इदारों के साथ भी यही चीज़ है, या दूसरे मज़हब की प्रॉपर्टी के साथ भी वही चीज़ है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि सेम चीज़ है। तो फिर क्यों यहाँ मतलब मुसलमानों के लिए अलग कानून और अपने अपने मज़हब के फॉलो करने वाले के अलग कानून? थोड़ा लॉजिक दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि क्यों ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हैं।